हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। आज ये हमारी 103 नंबर की क्लास है। इससे पहले की 102 क्लासेस आप लोगों को सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगी। और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों क्या, तो हम सीख रहे थे कंटिन्यूटी के बारे में, और जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कंटिन्यूटी के बाद में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था रिमूवेबल, इरिमूवेबल, फिर आपको जो है आइसोलेटेड, ऑक्सीलेटिंग, ये सभी अलग अलग टाइप बता करके सभी का क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने करवाए थे, ताकि आप लोग उनको आगे सॉल्व कर पाएँ। और शायद मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी दिया था, तो आप लोग ज़रूर से उस लेक्चर को पूरा देखें और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। अब हम आज आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन सब जो भी निकालना है वो निकाल करके बैठ जाइए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप अब जो भी लिखने जा रहे हैं वो सब नोट करने वाले पॉइंट है, तो आप लिख लीजिए नोट। ठीक है, और पहला ही नोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को जब बताऊंगा तो आप खुद सोचेंगे कि वाह, ये तो बहुत ही इजी और सरल हो जाएगा हमारे लिए। कब? लेकिन जब हमें ये टेबल याद हो। तो एफ एक्स जी एक्स और इधर आ जाएगा एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स, और इधर हो जाएगा आपका एफ एक्स गुणा या भाग। ठीक है, ए जी एक्स, यानी कि भाई जो भी एल्जेब्रिक पॉसिबिलिटी है आपको पता है, या तो क्या करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा भाग करोगे। तो हमने प्लस माइनस कर दिया और गुणा भाग यहाँ लिख दिया। अब इसमें सबसे पहला जो आपका आ जाता है वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूस हो, अब कंटिन्यूस को सी ओ टी से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यूस, तो ये भी आपका हो जाएगा कंटिन्यूस, और ये भी आपका हो जाएगा कंटिन्यूस। समझ में आई बात? अब एफ एक्स तो जो है वो है कंटिन्यूस, लेकिन जी एक्स जो है वो है डिसकंटिन्यूस, या आपका एफ एक्स जो है वो है डिसकंटिन्यूस और जी एक्स जो है वो है कंटिन्यूस। ठीक है, तो जब ये दो केस बन रहे हो कि एक आपका कंटिन्यूस हो और एक आपका डिसकंटिन्यूस हो, तो आप ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस करने पर जो फंक्शन आएगा वो डिसकंटिन्यूस ही होगा। लेकिन अगर आपने गुणा भाग कर दिया तो मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, यानी कि कह नहीं सकते कि कंटिन्यू ही होगा या डिसकंटिन्यू ही होगा। एफ एक्स की वैल्यू डिसकंटिन्यू और जी एक्स भी अगर आपका डिसकंटिन्यू हो, तो आप प्लस माइनस करने पर कह नहीं सकते, मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। समझ में आई बात? और ये भी जो है सेम हो जाएगा, मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। समझ में आई बात? तो ये चार अलग अलग केस है कि अगर आपके फंक्शन जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, वो दोनों के दोनों अगर क्या हो, दोनों के दोनों अगर कंटिन्यूस है तो प्लस माइनस करो चाहे गुणा भाग करो, फंक्शन कंटिन्यूस ही रहेगा। और अगर आपका फंक्शन जो है अलग अलग एफ एक्स और जी एक्स, एक कंटिन्यूस हो और एक डिसकंटिन्यूस हो, तो ऐसे दो फंक्शंस को अगर आप ऐड करते हैं तो डिसकंटिन्यूस ही आएगा आने वाला फंक्शन। लेकिन गुणा भाग करते हो तो आप कह नहीं सकते कि कंटिन्यू आएगा या डिसकंटिन्यू होगा। ऐसे ही अगर दोनों के दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यू हो, दोनों के दोनों कैसे हो, डिसकंटिन्यू हो, तो आपके क्या हो जाएगा कि आप कह ही नहीं सकते, ना ही तो गुणा भाग करने पर कुछ कह सकते हैं कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू होंगे, और ना ही आप जो है जोड़ बाकी में कुछ कह सकते। समझ में आ गई बात? क्लियर है?
तो ये था आपका पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, देखिएगा। अब ये लिखने के बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर, यानी दोनों डिसकंटिन्यूअस, देन at most one out of fx plus gx and fx minus gx can be continuous। ठीक है, समझ में आया। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास में f(x) और g(x) दो जो फंक्शन है और दोनों के दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उनमें से एटमोस्ट यानी कि अधिकतम एक तो जो है ऐसा होगा ही होगा, चाहे f(x) हो या f(x) हो, इन दोनों में से एक तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन दोनों साथ में कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे आ जाता है, और नेक्स्ट आ जाता है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, एंड g(x) इज डिसकंटिन्यूअस। f(x) तो क्या है, कंटिन्यूअस है, और g(x) क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देन g(x) अपॉन में f(x), ठीक है, और ये आपको पता ही है कि f(x) कभी जीरो नहीं हो सकता, तो नॉट इक्वल टू जीरो विल बी डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात। तो अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जिसका डिवाइडेशन करने जा रहे हैं, यानी आप जिसमें डिवाइड कर रहे हो, यहाँ डिवाइडेशन अपन किस में कर रहे थे भाई, तो अपन यहाँ डिवाइड कर रहे हैं g(x) अपॉन में g(x) के अंदर f(x) का। तो g(x) के अंदर f(x) का अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, और f(x) अगर आपका कंटिन्यूअस है तो g(x) अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो g(x) अपॉन में जो f(x) होगा, g(x) अपॉन में f(x) वो डिसकंटिन्यू होगा। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि इफ f(x) एंड g(x) बोथ आर कंटिन्यूअस, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू a पर, देन f ऑफ g एंड g ऑफ f, ये मैं अभी बताऊंगा g ऑफ f क्या है, f ऑफ g क्या है, इसके ऊपर तो भाई साहब यूपीएससी तक ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो f ऑफ g एंड g ऑफ f may be continuous और discontinuous at x इज इक्वल टू a। समझ में आ गई बात। f(x) एंड g(x) ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है किसी x इज इक्वल टू a पर।
तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो एक्स इजिकल टू ए पर, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए नेक्स्ट अपना 5th पॉइंट आ जाता है, और ये लास्ट है थ्योरी का पॉइंट, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। तो ये लिखिएगा आप 4th पॉइंट अपना कि इफ बोथ, कौन बोथ? तो एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर discontinuous, both are discontinuous at x इज इक्वल टू ए, कहाँ पर? x इज इक्वल टू ए पर, और एग्जैक्टली वन इज कंटिन्यूअस एंड other is discontinuous, then f of g and g of f may be continuous or may be डिसकंटिन्यूअस। समझ में आई बात? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए एक पॉइंट है जहाँ पर एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों के दोनों जो है आपके डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, सॉरी, दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है, या एग्जैक्टली कोई एक जो है वो कंटिन्यूस है। मतलब इन दोनों में से दोनों के दोनों या तो डिसकंटिन्यूस होंगे या एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस होगा। तो आपका एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि कंटिन्यूस ही होगा या डिसकंटिन्यूस ही होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को याद रखने हैं, ये हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले हैं, इसलिए। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप दोस्तों अब लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ताकि क्वेश्चन से ही तो भाई हमें समझ आएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? साइन 1/x और ये 0। ये कब? जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये कब? जब x इक्वल टू 0 हो। तो आपको चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी? तो एच एक्स की, और एच एक्स है क्या? तो एच एक्स है आपका एफ एक्स गुणा जी एक्स, ठीक है, और वो भी कहाँ? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है बात? समझ में आई बात? क्या है क्वेश्चन? तो ये कह रहा है कि एक एफ एक्स है जिसकी वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर आपके क्या है भाई? देखो अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और जी एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x और 0 है। साइन 1/x कब है? जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, और 0 कब है? तो जब आपका x इक्वल टू 0 है। आपको चेक करना है किसका चेक करना है? तो आपको एच एक्स का करना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब एच एक्स का अगर हमें चेक करना है तो एच एक्स का चेक करना है, और एच एक्स डिफाइंड कैसे है? तो एच एक्स डिफाइंड है किससे? ये डिफाइंड है एफ एक्स इंटू जी एक्स से। तो यानी कि अगर मैं एफ एक्स का पता लगा दूँ और जी एक्स का पता लगा दूँ और फिर मैं इस टेबल में चला जाऊँ, देखो इस टेबल से पता चल जाएगा ना मुझे
देखो अगर कंटिन्यूस कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस आएगा, या इन तीन में से कोई एक आएगा भाई, या तो कंटिन्यूस होंगे या डिसकंटिन्यूस होंगे। तो कंटिन्यूस हो गया तो ठीक, नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ गई बात? चलिए तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और आपको पता होगा ये हमेशा कंटिन्यूस है। तो एक फंक्शन तो हो गया कंटिन्यूस। दूसरा देखिए जी एक्स, तो जी एक्स क्या है? साइन 1/x है, और आपको पता है साइन 1/x की जो है लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। आप सभी लोग जानते ही हैं। अरे भाई ये तो डिसकंटिन्यूटी है और ऑक्सीलेट वाली है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करते ही इन्फाइनाइट होगी, और साइन इन्फाइनाइट की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए अब एच एक्स अगर हम निकालते हैं, एच एक्स, तो वो क्या आ रहा है? वो आ जाएगा एक्स साइन 1/x, ये आ जाएगा। अब x साइन 1/x की अपन लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 और एच एक्स हो जाएगा x गुणा साइन 1/x। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही 0 लिमिट पुट करेंगे ये वैल्यू दे देगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एच एक्स इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो हम कहेंगे कि एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हो गया? तो हमने क्या करा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करके जो फंक्शन आ रहा है उसको चेक करा कि कंटिन्यूटी शो करेगा या डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों के पास में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो थ्योरम आती है दोस्तों, देखो अभी तक हमने पढ़ा कंटिन्यूटी क्या है और उसके जनरल नियम वगैरह जो थे वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो आप लिखेंगे टॉपिक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या करना है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यानी कि आप जो है भाई क्या करोगे, इसके अंदर कुछ इसमें वैल्यूज़ निकाली जाएगी जो फंक्शन के बीच में होगी, या हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा वगैरह जो आगे कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं उन सब की सहयोग करने वाली जो एक थ्योरम है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी continuous in close interval AB and f of A is not is equal to f of B if there exists a value C, और ये C बिलोंग करेगा f ऑफ A से f ऑफ B तक। समझ में आ गई बात? इन दोनों के बीच में होगा। देन देयर विल बी at least x नॉट बिलोंग्स टू A और B के लिए सच दैट
एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। समझ में आई बात? क्लियर है? ये क्या है था वो वापस सुन लीजिए और समझ लीजिएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a से b के लिए, और एफ ए एंड एफ ए बी की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो इक्वल नहीं आती है। तो आप यहाँ पर एक पोस्टुलेट कह सकते हैं कि कोई भी c जो वैल्यू होगी वो f ऑफ a से लेकर f ऑफ b के बीच में है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से ये सुन लिया कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, वो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a से b के लिए। f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो नॉट इक्वल है, तो यहाँ एग्जिस्ट करेगी एक वैल्यू जो f ऑफ a एंड f ऑफ b के बीच में होगी, और एटलीस्ट एक x नॉट होगा ही होगा जो a और b के बीच में होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस x नॉट को या वैल्यू निकाली उसको अगर फंक्शन में पुट किया जाए तो उसकी वैल्यू c के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब इसके अंदर आप नोट पॉइंट में पहला एक और लिखेंगे, वो ये है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बी अ continuous function on close interval ab and f of a dot f of b less than 0, then there exists at least वन c, और ये c बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a टू b सच दैट ये ऐसा बिलोंग करेगा कि f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। और इसका ग्राफ से रिप्रेजेंट देखना है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये 0 और फिर ये यहाँ पर कुछ वैल्यू आई, फिर ये ऐसे पूरा नीचे गिर जाएगा। तो ये जहाँ कट कर रहा है उसको c नाम दे दो, ये इसका b नाम आ जाएगा। ठीक है, और ये b की वैल्यू f ऑफ b पर आ रही है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो f ऑफ a हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि आपके पास में मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a से b के लिए, और साथ ही साथ f ऑफ a और f ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो लेस देन 0 आता है। तो आपको ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा c एग्जिस्ट कर रहा है, और वो c जो है a और b के बीच में ही होगा, a और b के बीच में ही होगा। और कैसा होगा कि f ऑफ c जो होगा, यानी उस c को जैसे ही आप फंक्शन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये केवल सुन लो, बाकी जब क्वेश्चन करवाऊँगा तब ये इनमें फील आ पाएगा। ऐसे थ्योरी से मुझे भी पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार लिखना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों। और एक बात और लिखेंगे कि कन्वर्ज यानी कि उल्टा ऑफ आईवीटी का उल्टा मत करना, या हम कह सकते हैं कि जो आईवीटी में कहा गया है उसका उल्टा नॉट बी ट्रू। ठीक है, यानी कि जो आपने पीछे पढ़ा बस वो उसी फॉर्म में होगा, उसका अगर आप उल्टा सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्या ऐसा? तो देखो भाई, अगर किसी भी c जो a और b के बीच में है वहाँ पर अगर f ऑफ c आप निकालते हैं और 0 आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉम्बे कहीं गए हैं या कलकत्ता गया है, या वो जो है आपका आईवीटी थ्योरम में आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए और आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी घर भी खाली है, ऐसा कुछ, तो वहाँ रह सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप देखो, घर आपको किसी ने कहा कि आपको अगर कहीं रहना हो तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। अब आपको कहा कि कहीं रहना हो तो आप कांटेक्ट करना। अब आपको रहना है, आपने करा कांटेक्ट, आपने कहा उनके घर में रखो, नहीं भाई, तो मतलब आपको वो घर में नहीं रखने वाला। ऐसा ही यहाँ सीन है कि एफ ऑफ सी 0 आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ सी 0 होगा, ये आईवीटी थ्योरम में कहा गया है। इसका उल्टा, इसका कन्वर्ज आप अगर ट्रू मानते हैं तो आपकी गलती होगी, लेकिन उसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर आईवीटी के बाद में आ जाता है क्या, तो वो आ जाती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की बात करने जा रहे हैं और इसका मतलब EVT, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का मतलब है EVT। और ये हमें बताता है, अब लिखिएगा कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और ये भी कंटिन्यूअस किस में है, क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए, देन एफ ऑफ एक्स विल हैव, एफ एक्स विल हैव अ फाइनाइट मैक्सिमम एंड अ फाइनाइट मिनिमम इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए, तो आप एफ एक्स जो होगा उसके पास में एक फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एक फाइनाइट मिनिमम वैल्यू भी ज़रूर होगी, ऐसा कहा गया एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के अंदर। और इसी के साथ एक नोट और करवाया गया है, और वो नोट ये करवाया गया है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन EVT, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब है एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए से बी के लिए, देन EVT इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और वो भी क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन में है तो फिर वो जो है आपका क्या नहीं करेगा, ओपन इंटरवल में है तो आपका EVT जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए साथ ही साथ इसमें ये पॉइंट भी याद रखना है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज continuous, fx is continuous in close interval a to b, then f of x will be बाउंडेड फंक्शन। समझ में आई बात? एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स है, जो आपका फंक्शन है, वो बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये थी आपकी क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और उसी के बाद में इंटरमीडिएट के बाद में क्या बता दिया, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये दोनों चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बता दी है कि आईवीटी क्या है और ईवीटी क्या है।
अब IVT और EVT के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में IVT EVT पढ़ने के बाद आप लोगों के जो कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर हम आगे की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और आप लोगों को किसी प्रकार का और कोई सजेशंस देना है तो आप बिल्कुल बेझिझक सेलेक्ट जो है अपना सजेशन दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर सभी स्टूडेंट के पास है, डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी। ठीक है दोस्तों, चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।